में शो पहली बार अनकहे किस्से में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे काला और अनसुना अध्याय है। एक ऐसी साजिश जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक युग को खत्म करने के लिए रची गई थी। आज हम बात करेंगे उस रात की जब भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जान से मारने की कोशिश की गई थी। आप में से कई लोगों ने शायद ये अफवाह सुनी होगी कि उन्हें गोली लगी थी, लेकिन यकीन मानिए सच गोली से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आज हम आपको बताएंगे कि उन्हें धीमा जहर कैसे दिया गया था, कौन था वो शख्स, क्यों और किसने रची थी ये खौफनाक साजिश, और क्या सच में लता दीदी की आवाज़ हमेशा के लिए छिन गई थी। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे आज के इस खास एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन के उस अनकहे, अनसुने और सबसे मुश्किल दौर के किस्से को। बात है साल 1962 की। लता मंगेशकर अपने करियर के उस मोड़ पर थी जहां उनकी आवाज़ ने हर दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक सुपरहिट गाने, एक के बाद एक रिकॉर्ड, वो संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह बन चुकी थी। लेकिन शायद किसी को उनकी ये सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। एक सुबह उनकी जीवन की सबसे भयानक सुबह बनकर आई। सुबह सोकर उठते ही उन्हें पेट में एक असहज दर्द महसूस हुआ और फिर उन्हें लगातार उल्टियां होने लगी। उनकी उल्टियों का रंग हरा था, जो एक बहुत बड़ा संकेत था, लेकिन परिवार को तब इसका अंदाजा नहीं था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वे इतनी कमजोर हो गई थी कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी उनके लिए असंभव हो गया था। उनकी बिगड़ती हालत देखकर परिवार ने तुरंत अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर आरपी कपूर को बुलाया। लता जी की हालत इतनी नाजुक थी कि वह क्लिनिक भी नहीं जा सकती थी, इसलिए डॉक्टर ने घर पर ही उनका एक्सरे किया और एक्सरे की रिपोर्ट ने जो बताया उसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा, लता जी को धीमा जहर दिया जा रहा है। ये बात सुनकर पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। सबके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कौन। शक की सुई सीधे उनके रसोइये की तरफ घूमी, उस रसोइये पर जो लता जी के लिए खाना बनाता था। खबर सुनते ही उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने बिना एक पल गवाए सीधा रसोई में कदम रखा। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को बताया कि आज से लता दीदी के लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। उषा जी की सतर्कता ने लता जी की जान बचा ली और फिर जो हुआ उसने इस साजिश को और भी पुख्ता कर दिया। वो रसोइया अचानक बिना बताए और बिना अपनी तनख्वाह लिए रातों रात घर से फरार हो गया। मंगेशकर परिवार को यकीन हो गया था कि किसी ने जानबूझकर उस शख्स को उनके घर में प्लांट किया था। एक ऐसा शख्स जिसका मकसद बस एक था, भारतीय संगीत की सबसे खूबसूरत आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देना। इस घटना के बाद अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई। लता जी ने खुद इस प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें पता था कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। ये उनके नैतिक मूल्यों और कानूनी सीमाओं को दर्शाता है। एक तरफ जहां वे अपराधी को जानती थी, वहीं दूसरी तरफ वे बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने के लिए तैयार नहीं थी। जहर के असर से लता दीदी को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उन्हें यह डर सताने लगा कि वे शायद कभी अब गा नहीं पाएंगी। यह डर किसी भी कलाकार के लिए मौत से भी बड़ा होता है। इसी दौरान उनके मन में एक और अफवाह ने जगह बना ली थी कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जहर की वजह से उनकी आवाज़ चली गई है। लेकिन लता जी ने इस मिथक को खुद गलत साबित किया था। उन्होंने कहा था कि यह सही नहीं है, ये मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक पूरी काल्पनिक कहानी है। मुझे ठीक करने वाले डॉक्टर कपूर ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें ठीक करके रहूंगा। ये मेरे खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुझे इस संकट से बाहर निकाला। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले एक शख्स थे, प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। वो हर शाम उनके घर आते, उनके साथ ही वही खाना खाते जो लता जी के लिए बनता था, ताकि उन्हें यह यकीन दिला सके कि अब खाने में कोई जहर नहीं है। वो उन्हें कविताएं सुनाते और कहानियां पढ़ते थे ताकि उनका ध्यान बीमारी से हट सके। लता जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मजरूह साहब की संगति ने उन्हें इस कठिन समय से उबरने में बहुत मदद की। उनकी ये दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। आखिरकार 3 महीने के संघर्ष के बाद लता दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनके ठीक होने के बाद संगीतकार हेमंत कुमार ने उनसे उनकी पहली रिकॉर्डिंग करने का अनुरोध किया। उनकी संवेदनशीलता देखिए, हेमंत कुमार ने इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने से पहले लता जी की मां से अनुमति ली और वादा किया कि वह लता जी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। लता जी ने अपनी वापसी का पहला फिल्म गीत 20 साल बाद के लिए रिकॉर्ड किया। यह गीत था कहीं दीप जले कहीं दिल। ये गाना सिर्फ एक सुपरहिट नहीं था, बल्कि ये लता जी की कलात्मक विजय और पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है। जिस आवाज़ को हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश की गई थी, उसी आवाज़ ने उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो उनके अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
तो ये थी भारत की आवाज़ लता मंगेशकर की वो अनसुनी कहानी, जब उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए शांत करने की साजिश रची गई थी। लेकिन लता दीदी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक योद्धा थी जिन्होंने हर दर्द और हर मुश्किल को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हराया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उनकी असाधारण कला के पीछे एक अटूट मानवीय भावना भी थी। उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से उनकी बहन उषा मंगेशकर की सतर्कता और मजरूर सुल्तानपुरी जैसे सच्चे दोस्त की वफादारी ने उन्हें इस मुश्किल समय से निकलने में मदद की। आज भी उनकी आवाज़ हमारे दिलों में गूंजती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना आए, हार नहीं माननी चाहिए। पहली बार अनकहे किस्से में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक अनसुने अनकहे किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।